नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं, जिनके प्रयासों से उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 47 सालों से अटकी पड़ी हल्द्वानी की जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल निकलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। परियोजना पर कुल लागत करीब 2584 करोड़ की आनी है। इनमें से 1500 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे, बाकी धनराशि यूपी और उत्तराखंड की सरकारें देंगी। गौला नदी पर बनने वाली परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, तो हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या का निदान होगा। इससे 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन भी होगा। लंबित पड़ा हुआ था कई सालों से, जो आज मतलब पूरा हुआ है जाकर के। और इससे यहाँ पे सबसे पहले अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे ही हो रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के यहाँ पे आए हैं कि बेरोजगारी के सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी का जो आलम छाया पड़ा है, ये उसमें सफलता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक और बड़ा तोहफा दिया है। 70 के दशक से लंबित जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन को बनना है। ये गौला नदी है, बिल्कुल कलकल करके बह रही है और ये पूरे के पूरे हल्द्वानी और तराई भाबर को पानी की सप्लाई करती है। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जमरानी बांध को प्रस्तावित किया गया था यहाँ साल 1970 के दशक में। लेकिन तब से बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गई, कई सारे मंत्रियों ने प्रयास भी किए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है और बाकायदा एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है कि जमरानी बांध कब बनेगा। ये जो वो जगह है जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन बननी है। बेसलाइन उस जगह को कहते हैं जहां पर एक तरह से पहली दीवार बनेगी जमरानी की और यहां से फिर पानी भरता हुआ चला जाएगा और लगभग 10 किलोमीटर लंबी झील इस पे बननी है। बहुत बड़ा डूब क्षेत्र भी इसमें आना है, लेकिन हल्द्वानी की बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचना है और साथ ही न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचना है, क्योंकि वहां पर भी सिंचाई की सप्लाई होनी है। उसके अलावा पेयजल की सप्लाई भी इससे होगी। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। इधर बागेश्वर में किन्नर समुदाय का एक गद्दी खरीदने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बागेश्वर इलाके को करोड़ों में बेचा गया था। वहीं अब यूपी के सीतापुर से किन्नर समाज ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर खरीदने वाले को बागेश्वर खाली करने को कहा। पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने बागेश्वर में जगह जगह पर फ्लैक्स लगा दिया है। इसमें देहरादून और बागेश्वर के लोगों को बधाई दी गई है। अब शहर में ये भी फ्लैक्स चर्चा का विषय है। चर्चा यहां तक है कि भविष्य में रजनी रावत बागेश्वर से कोई चुनाव भी लड़ सकती हैं। फिलहाल 2.5 करोड़ की गद्दी का मामला किन्नर समुदाय में जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में मस्जिद, मदरसे, दरगाहों से जुड़ी जानकारी अब सूचना के अधिकार के तहत आपको मिल सकेगी। वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसका मैनुअल तैयार करना होगा। पिरान कलियर से जुड़े मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह आदेश दिया। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, तो फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में कितना फंड आता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? जब इससे जुड़ी जानकारी आरटीआई में मांगी गई तो दरगाह मैनेजमेंट ने ये कहते हुए जानकारी देने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली प्रॉपर्टी धार्मिक मामलों से जुड़ी है। फिर मामला सूचना आयुक्त पहुंचा, जिस पर अब सूचना आयुक्त ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों और संस्थाओं से जुड़ी जानकारी भी अब आरटीआई में देनी होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसके लिए मैनुअल तैयार करना होगा और नियंत्रण में चलने वाले मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसके साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्ति की जानकारी भी आरटीआई में मांगी जा सकेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश को उम्मीद है कि पहली बार उत्तराखंड में आया ये फैसला जल्द पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली संस्थाओं पर लागू होगा।
जी हाँ, फिलहाल ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पर लागू हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सूचना आयोग का आदेश है, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ये ऑर्डर हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर पूरे भारत के लिए नज़ीर बनेगा और पूरे भारत में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगी, जिसमें पारदर्शिता बहुत हो जाएगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या है और उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी और संस्था वक्फ में है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर चल अचल संपत्ति दान करना। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों में वक्फ में कुल 5303 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे ज्यादा 1892 हरिद्वार जिले में, 1712 देहरादून में, 921 उधम सिंह नगर में, 451 नैनीताल में, 128 पौड़ी में, 53 अल्मोड़ा में और 59 प्रॉपर्टी चंपावत में। इन प्रॉपर्टी में पूरे राज्य में 1755 दुकानें, 1068 घर, 133 प्लॉट, 763 कब्रिस्तान, 705 मस्जिद, 96 मदरसे, 201 दरगाह और मजार और 69 ईदगाह शामिल हैं। साफ है कि अब इन सभी प्रॉपर्टी की जानकारी आरटीआई में मिलेगी, जिसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सही कदम बताया है। और मुझे लगता है एक बहुत सुंदर आदेश है कि सारे औकाफों से प्रॉपर सूचनाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए वक्फ बोर्ड भी, क्योंकि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बोर्ड, सारी दरगाहें, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जो औकाफ में आती हैं, उनमें सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दरगाहें, मस्जिद, मदरसे और जमीनें मिलाकर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 2500 प्रॉपर्टी है, जिन्हें अब आरटीआई में मांगने पर सूचना देनी होगी। फिलहाल इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह इसे लागू करने की बात दूसरे राज्य भी करेंगे। रुड़की से मनोज और कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में क्या कुछ चल रहा है, ये अब आरटीआई से पता चल पाएगा। ये कहते हुए बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। विधायक और सिद्ध बली मंदिर के महंत दिलीप रावत का कहना है कि इससे पता ये लगेगा कि कहीं वक्फ बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान को शर्मनाक बताया। कांग्रेस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों की बात करके बीजेपी विधायक डबल इंजन की सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड भी जो है सूचना के दायरे में आएगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे हो रहा है। कहीं ये सरकार कहीं देश विरोधी किसी कार्रवाई में शामिल तो नहीं है इस पैसे में। ऐसे अंदेशा होने के बाद अगर सूचना आयुक्त ने ये उनसे ये मांगा है कि ये सूचना अधिकार देने का उनको बाध्य होना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। ये बड़ी शर्मनाक बयान है। एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहा है, देश के गृह मंत्री जी के ऊपर सवाल उठा रहा है। अगर कोई संस्था या कोई किसी भी प्रकार का कोई वक्फ बोर्ड हो या कोई भी धार्मिक संस्थान हो, अगर उसका पैसा कहीं देश विरोधी गतिविधि में लग रहा है तो सबसे पहले उंगली किसके ऊपर उठेगी? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कर रहा है गृह विभाग, क्या कर रही है इंटेलिजेंस? सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही चेन्नई पहुंचे सीएम धामी कल चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक रोड शो करेंगे और देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में भी रोड शो करेंगे। देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को होने वाले इस समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड में आज लोग अपना निवेश बढ़ाएं, काम बढ़ाएं, उसके लिए हम लोगों से यहाँ पर संवाद करने के लिए सबके बीच में आए हैं, सबसे मिलने आए हैं। और उत्तराखंड जिस तरह से आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हैं, रोड्स, रेल, रोपवे, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है और बहुत सारी पॉलिसीज उसको भी हमने अमेंडमेंट भी किया है, न्यू पॉलिसी भी लाए हैं और पुरानी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी हमने किया है।
और अगली खबर पिथौरागढ़ से। लिपुलेख रोड पर बीते रोज हुए हादसे में शिकार लोगों को 30 घंटे बाद भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मंगलवार को लिपुलेख रोड लखनपुर के पास एक जीप 500 मीटर नीचे काली नदी में जा गिरी थी। 2 स्थानीय लोगों के साथ ही 6 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के रहने वाले 4 लोग आदि कैलाश के दर्शन के लिए आए थे। वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए। शवों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी की टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन मोर्चा अंत में संभालना पड़ा सेना की माउंटेन टीम को। सेना की माउंटेन टीम को भी अभी तक शवों को निकालने में सफलता नहीं मिली है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का उद्घाटन भले ही 3 साल पहले हुआ हो, लेकिन आज भी ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। हालात ये हैं कि इस रोड पर पहाड़ियों के दरकने से लगातार हादसे हो रहे हैं। आलम ऐसे बन गए हैं कि बीते 20 दिनों में यहां 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। ये खौफनाक मंजर है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने वाली लिपुलेख रोड का। इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ियों से आई आफत के चलते जहां ये रोड आए दिन बंद हो जाती है, वहीं यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के 7 गांव की ये लाइफ लाइन भी है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को चालू हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। बॉर्डर की अहम रोड की बर्बादी के लिए बीआरओ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रोड बड़ी खतरनाक रोड है, यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं और देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खतरनाक है। हर साल का यही है, वहाँ पे रोड में एक होता है प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, वहाँ पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है कि पेड़ों में, ये पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं। बीआरओ ने करोड़ों रुपए बहाकर 14 साल में इस रोड को बनाया है। रोड कटिंग के दौरान 72 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इसी महीने 8 तारीख को लमारी के पास जीप में पहाड़ी गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि 17 अक्टूबर को काला पानी के पास एक कार के पलटने से 2 लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को इसी रोड पर एक बार फिर मौत का तांडव दिखा। लखनपुर के पास जीप के नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इतना खतरनाक था कि 30 घंटों के बाद भी शवों को नहीं निकाला जा सका। इसी रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान गुजरते हैं। यही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले तीर्थयात्री भी इसी रोड से गुजरते हैं। फिर भी बीआरओ इस रोड को सुरक्षित नहीं बना पा रहा। नीचे उफनती काली नदी और ऊपर से दरकते पहाड़ों के बीच इस रोड का सफर सीधे मौत को चुनौती देने वाला है। इस सड़क पर सफर करना कितना कठिन है आप ये देख सकते हैं। मेरे ठीक नीचे काली नदी है। काली नदी इस पूरे इलाके में भारत और नेपाल को बांटती है, और अगर इस नदी के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर लटके हुए हैं। एक तरीके से पूरा पहाड़ यहाँ पर दरका हुआ है, और कभी भी किसी बड़ी घटना को ये पहाड़ आमंत्रित कर सकता है। सभी टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर गाड़ी गिरी हुई है वो काफ़ी खड़ी ढलान है, एक क्लिफ है। उस क्लिफ से ऊपर को आने पर जो डेड बॉडीज हैं उनको ऊपर को लाने में कुछ परेशानी हो रही है। ये बात 100% सही है कि जिस इलाके में ये रोड कटी है वो काफी संवेदनशील है। यही नहीं, ऊंचे हिमालय में होने की वजह से इसकी संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। बावजूद इसके रोड जिस तरह से खौफनाक बनी है, उससे कार्यदायी संस्था पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता कि इस रोड का वक्त रहते ट्रीटमेंट किया जाए, नहीं तो आए दिन हादसों की खबर आती रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये खबर अयोध्या से है। पीएम मोदी से मुलाकात की है राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। ये बात अब पुष्ट होती दिख रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद होंगे। ये बात पहले भी सामने आई है और अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य। और ये मुलाकात, यही माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। उन्हें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या नए मंदिर में मौजूद रहने के लिए आमंत्रित करने के लिए सदस्यों का ये दल पहुंचा है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, ये मुलाकात कहां पर हुई है? कितने लोग आए हैं इस दल में जो पीएम से मिले हैं, जिन्होंने आमंत्रण दिया है, और क्या बात हुई है? देखिए, आपको बता दूं कि शाम 5 बजे आज चंपत राय की अगुवाई में, जो कि महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनकी अगुवाई में एक जो प्रतिनिधि मंडल था, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। और औपचारिक तौर से इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग राम मंदिर निर्माण कार्य देख रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है और कहा है कि 22 तारीख को जो डेट रखा गया है इनके रामलला विराजमान की तिथि दी गई है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहे। देखिए, हालांकि इनकी मुलाकात समय समय पर निर्माण कार्यों को लेकर के होती रही है, लेकिन आज पहली दफा जो है वो औपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, राम मंदिर न्यास की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें क्या रिप्लाई किया है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अवसर में खुद वहां मौजूद रहेंगे। जी अनूप, ये बात तो पहले से ही कही जा रही थी अनूप जी कि प्रधानमंत्री मौजूद होंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके हाथों ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। क्या कोई वक्त के बारे में भी जानकारी आई है कि कितने घंटे का वक्त प्रधानमंत्री बिताएंगे? शुभ मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा का है, उस दौरान रहेंगे, पूरे दिन का कार्यक्रम होगा, 5 घंटे 4 घंटे, इस तरह की बात भी सामने आई है क्या? देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और राम मंदिर न्यास के लोग हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई थी बहुत पहले, जब नृपेंद्र मिश्रा ने उनसे मुलाकात की थी और कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि वो इस मौके में और रहेंगे, मौजूद रहेंगे और सारे कार्यक्रमों में वहां भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आज औपचारिक तौर से जब उनको इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, तो इस तरह की बात जरूर रखी गई होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का मिनट क्या होगा, देखिए, आधिकारिक रूप से इसकी जो है अभी जानकारी या आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल अनूप जी बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 22 जनवरी 2024 को जब नए और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद होंगे। उन्होंने औपचारिक निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है दिल्ली से, औपचारिक निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे। नए और भव्य मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी रामलला की, प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर होगी। इससे पहले जब मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था, प्रधानमंत्री वहीं पर मौजूद थे, भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा थे, उन्होंने भूमि पूजन करवाया था। और अब जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त भी मौजूद होंगे। ये बात पहले से भी कही जा रही थी, लेकिन आज चंपत राय की मौजूदगी में, उनकी अगुवाई में एक दल मिला। पीएम से औपचारिक तौर पर आमंत्रण पत्र दिया गया और पीएम ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। अनूप जी हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, जैसा कि आपने बताया कि पीएम की ओर से भी ये संकेत दिए गए हैं कि सभी कार्यक्रमों में वो मौजूद होंगे, वहां पर होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि चाहे वो भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, या जिस तरीके से, जिस तन्मयता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उन्होंने शिरकत की थी, तो जाहिर सी बात है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उस समय भी वो सारे कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जो सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है, वहां पर भले ही न्यास की तरफ से पूरा कार्य किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां के जो काम किए जा रहे हैं उसके टच में रहे हैं,
लगातार समय समय पर हमने देखा कि वहां के प्रतिनिधि मंडल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्होंने जानकारी ली है। एक दफा तो हमने देखा जानकारी भी लेते रहे हैं। अनूप, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो वो तारीख नजदीक आ रही है जब रामलला विराजमान होंगे भव्य मंदिर में और प्रधानमंत्री उस दौरान मौजूद होंगे। औपचारिक तौर पर भी निमंत्रण को उन्होंने स्वीकृति दे दी है। अगली खबर चमोली से। चमोली में ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर चट्टान टूटने से बड़े बड़े बोल्डर रोड पर आ गए हैं। दोनों तरफ आवाजाही बंद हो गई है। सड़क के किनारे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ओर से रास्ते को खोलने का काम भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। उधम सिंह नगर में बाजपुर के पास पूर्व सीएम हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ। रावत अब ठीक हैं, हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें अब भी दर्द है। अस्पताल से निकलकर आज हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक संतुलन बिगड़ चुका है, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, जो वो पूरी करने को तैयार नहीं। आर्थिक विकास बिल्कुल असंतुलित है, गरीब गरीब हो रहा है, कुछ लोगों की पूंजी बढ़ रही है और उसी में सब लोग मगन दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इश्यूज हैं। सामाजिक न्याय बड़ा इशू है, हम उस इशू पर भी जाएंगे और हमारी मांग है और कांग्रेस ने कहा है कि या तो ये लोग जाति के आधार पर जनगणना करें। हम यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।